जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 24 जुलाई। जी हाँ, आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास है। दिन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। फ्रेंड, 24 जुलाई को हर साल 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। पहला कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय स्व देखभाल दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्व देखभाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे मनाया जाता है। और दूसरा जो डे आज के दिन मनाया जाता है वो क्या है? राष्ट्रीय आयकर दिवस। राष्ट्रीय आयकर दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के ही दिन 1860 में आयकर की शुरुआत हुई थी। तो ये 2 महत्वपूर्ण दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं। कौन सा? पहला हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्व देखभाल यानी कि अपना खुद का देखभाल करना दिवस यानी कि इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे रूप मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह दिन लोगों को अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत को प्राथमिकता देने के लिए मनाया जाता है। तो ये हमने देखा 2 महत्वपूर्ण दिवस। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर करें। और अभी तक क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े, हर क्लास को बहुत ही डिटेल में वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। एक बार क्लास नहीं समझ में आती, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप ध्यान से क्लास को देखते हैं और जो जो हमने पढ़ा उसको ध्यान से सुनते हैं, तो आपको होम साइंस दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस सीरीज़ को देखने के बाद। बट कब? जब आप ध्यान से क्लास को समझेंगे और देखेंगे। और चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो फ्रेंड्स, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, जितने भी हमारे होम साइंस के लर्नर्स हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग है। सम्मिलित विभाग के अंतर्गत 4 तरह के विभाग हैं। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट आतिथ्य प्रबंधन, हमारा जो क्लास 12 का चैप्टर 11 स्टार्ट ही किया था। इसमें हमने आतिथ्य के बारे में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान आतिथ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं। कौन से? होटल क्या होता है, मोटल क्या होता है, और आवास, सैरगाह यानी कि रिसॉर्ट, सुसज्जित फ्लैट्स हैं। साथ ही ये जितने भी हैं इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, अतिथि चक्र यानी कि गेस्ट साइकिल के बारे में। तो अतिथि चक्र की 4 अवस्थाएं देखी थी, जिसके अंतर्गत हमने आवागमन पूर्व अवस्था, दूसरा हमने आगमन अवस्था, तीसरा कमरे पर आधिपत्य और चौथा प्रस्थान। तो 4 तरह की हमने अतिथि चक्र की अवस्थाएं देखी थी। और ये सारी चीज़ें हमने जो है प्रीवियस क्लास के माध्यम से डिस्कस की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जाके देखिए, डिटेल में चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। आप चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखते हैं एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में सम्मिलित विभाग। तो एक संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में विभिन्न विभाग सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है प्रमुख कार्यालय, दूसरा गृह व्यवस्था विभाग, तीसरा है खाद्य एवं पेय पदार्थ विभाग, चौथा है सहायक सेवा विभाग। अब इन चारों विभागों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला देखते हैं प्रमुख कार्यालय क्या है। तो अतिथि चक्र अधिकांशतः प्रमुख कार्यालय इनके फ्रंट ऑफिस के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रमुख कार्यालय में ही अतिथि का आगमन होता है तथा उसकी पहली बार आतिथ्य उद्योग के स्टाफ कर्मचारियों से संपर्क स्थापित होता है। अतिथि एवं संगठन यानी कि होटल संस्था के मध्य अच्छे संबंध विकसित करने एवं संगठन की अच्छी छवि बनाने के लिए अतिथि तथा स्टाफ के मध्य पारस्परिक संपर्क स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी भी होटल का केंद्र बिंदु क्या होता है? प्रमुख कार्यालय यानी कि फ्रंट ऑफिस होता है। प्रमुख कार्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। कौन कौन सी? पहला है
अतिथियों का स्वागत करना, जब भी कोई अतिथि आता है तो क्या किया जाता है, उसका फ्रंट ऑफिस जो मेन ऑफिस होता है वहाँ पे क्या होता है, स्वागत होता है, उनसे मिलना तथा उनका अभिवादन करना। तीसरा, कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है अतिथियों तथा कमरों के आवंटन का पंजीकरण। आवंटन यानी कि बंटवारा, बांटना का पंजीकरण करना। अतिथियों को कमरे की चाबियां सौंपना। ग्राहकों को अन्य अतिथि सेवाओं में समन्वय यानी कि तालमेल रखने संबंधी सूचना देना। नेक्स्ट है अतिथियों को अपने संगठन एवं बाहर की जानकारी प्रदान करना। और लास्ट है उनके बिल बनाना एवं भुगतान करना। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होती किसके अंतर्गत होती है, जो भी मेन ऑफिस होता है यानी कि फ्रंट गेट होता है तो उसके अंतर्गत ये सारी सेवाएं की जाती हैं। अब देखते हैं अतिथियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का तरीका संस्थान की छवि बनाने एवं राजस्व बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख कार्यालय के कर्मचारी अतिथियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय करते हैं। जैसे अतिथियों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग, लेखा विभाग, बिल विभाग, कमरे में दी जाने वाली सेवाएं, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग, भंडार विक्रय तथा गृह विभाग इत्यादि। प्रमुख कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट के चित्र को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ये देखिए प्रमुख कार्यालय का जो प्रबंधक होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। प्रमुख कार्यालय स्वागती एजेंट, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, बेल कप्तान, बेल बॉय हैं, दूरभाष प्रचालक, टेलीफोन ऑपरेटर हैं। तो ये सारी ही सेवाएं किसके अंतर्गत आती है, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक के अंतर्गत। अब देखते हैं प्रमुख कार्यालय के विभाग का संगठन। तो प्रमुख कार्यालय में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों के पदनाम और उनके कार्य, पदनाम देखते हैं और उनके कार्य देखते हैं। जो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक होता है उसका क्या कार्य है। प्रमुख कार्यालय लॉबी, प्रतीक्षा कक्ष, परिवहन क्रियाकलाप यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं, मोटर्स होते हैं, परिवहन क्रियाकलाप की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होता है। चूँकि सभी होटल 24 घंटे काम करते हैं अतः पालियों में आने वाले स्टाफ के आवर्तन और ड्यूटी की सारणी बनाना, दिन में आगमन की जांच करना, अति विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन, गृह व्यवस्था तथा अन्य विभागों से समन्वय करना, ये सारा काम कौन करता है, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक जो होता है। अब प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक देख लेते हैं। तो होटल के प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के रूप में पाली के लिए उत्तरदायी है। वह सभी आने वालों से मिलता है और उनका स्वागत करता है, सही तथा शीघ्र आवास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। वह कमरे में आधिपत्य की जांच करता है। कौन, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक। प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष का काम क्या है, तो अतिथियों के बिलों का लेखा जोखा रखने तथा अतिथि जाएं चेक आउट करें तब उनसे भुगतान लेने का उत्तरदायी कौन होता है, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक होता है उसका क्या कार्य होता है, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक का क्या कार्य होता है और प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष की क्या ड्यूटी यानी कि उसका कार्य होता है। हम देखते हैं दूसरा जो है दूरभाष प्रचालक सूचना। जो दूरभाष प्रचालक सूचना यानी कि जो टेलीफोन ऑपरेटर होते हैं उनका क्या कार्य होता है, तो होटल में रह रहे अतिथियों तथा आगंतुकों को सूचना प्रदान करने तथा उनके साथ संपर्क बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। कौन, दूरभाष प्रचालक सूचना सहायक यानी कि टेलीफोन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है जो पद कौन सा, सहायक प्रबंधक प्रमुख कार्यालय। इसका क्या कार्य है, प्रमुख कार्यालय के प्रबंधक की अनुपस्थिति में मुख्य कार्यालय को सुव्यवस्थित रखना तथा उसका पर्यवेक्षण करना। ये कौन करता है, सहायक प्रबंधक प्रमुख कार्यालय। नेक्स्ट है प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक यानी कि जो वेटिंग रूम का, प्रतीक्षा कक्ष का जो प्रबंधक होता है, तो वर्दीधारी सभी सेवाओं को संगठित करना, उनका पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना, ये किसका कार्य होता है, प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक का। नेक्स्ट है स्वागती प्रमुख कार्यालय एजेंट, अतिथियों के लिए कमरे आरक्षित करना, रजिस्टर में नाम लिखना तथा कमरा निर्धारित करना, साथ ही अतिथियों को उनके होटल में रहने के दौरान जब भी आवश्यक हो सूचना प्रदान करना। ये सारे कार्य कौन करता है, स्वागती प्रमुख कार्यालय एजेंट है। अब देखते हैं बेल कप्तान का क्या कार्य है, तो प्रतीक्षा कक्ष में सभी वर्दीधारी सेवकों और सामान्य संदेश वाहक को संगठित करना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना, होटल में लाने
और वहाँ से ले जाने के समय सारे सामान का पर्यवेक्षण करना। ये कार्य कौन करता है? बेल कप्तान, बेल बॉय। देख लेते हैं तो अतिथियों के सामान को कमरे में या कमरे से बाहर ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जो भी अतिथि आते हैं उनके सामान को कमरे में ले जाना और कमरे से बाहर लाना, वही क्या है? बेल बॉय का कार्य है। नेक्स्ट, दरबान जो होते हैं अतिथियों के आगमन पर स्वागत करता है तथा उनको पंजीकरण डेस्क तक पहुंचाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या? प्रमुख कार्यालय में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारी के पद नाम एवं उनके कार्य। तो हमने क्या क्या देखा इसके अंतर्गत? हमने देखा प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, यानी कि जो प्रमुख कार्यालय प्रबंधक होता है उसका क्या कार्य होता है। प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के बारे में हमने जाना, उसका कार्य देखा हमने है। नेक्स्ट हमने देखा प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, वो क्या कार्य करता है। दूरभाष प्रचालन यानी कि सूचना सहायक, इसको हम टेलीफोन ऑपरेटर करते हैं, उसका क्या कार्य होता है। सहायक प्रबंधक प्रमुख कार्यालय, ये कौन सा कार्य करता है। प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक का कार्य। स्वागती प्रमुख कार्यालय एजेंट का कार्य। बेल कप्तान क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। बेल बॉय एवं दरबान तथा इनके कार्य। तो ये सारे ही चीज़ें हमने जो है डिस्कस की। आई होप जितना अभी तक हमने पढ़ा ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 कहता है भारतीय सभ्यता में अतिथियों को किसका दर्जा दिया जाता है, यानी कि जो हमारे अतिथि, जो हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान होते हैं उनको हम किसके तरीके मानते हैं। बोले ना, अतिथि देवो भवः। तो आपको समझ में ही आ गया होगा। क्वेश्चन 2 है अतिथि चक्र में कितनी अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन 3 कहता है प्रमुख कार्यालय में किसका आगमन होता है। जो प्रमुख कार्यालय होता है वहाँ पर किसका आगमन होता है। क्वेश्चन 4 कहता है अतिथियों के आगमन पर उनका स्वागत करना किसका कार्य होता है, यानी कि जब भी कोई अतिथि आता है प्रमुख कार्यालय में तो उनका स्वागत करना किसकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि किसका कार्य होता है। ये सारे हमने पढ़े ना, तो इन्हीं के अंतर्गत है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप अभी तक आपने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ये हैं। कुछ एक टॉपिक और देख लेते हैं, देन क्लास को हम स्टॉप करते हैं। देख लेते हैं गृह व्यवस्था विभाग। तो मूल रूप से यह विभाग स्वच्छता को सुनिश्चित करके और साफ सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखकर स्वास्थ्य परिवेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? गृह व्यवस्था विभाग। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण प्रतिष्ठान को किस तरह सौंदर्यपूर्ण बनाया जा सके। अतिथियों का होटल में ठहरने एवं भविष्य में बार बार उसी होटल में आने का निश्चय करना मुख्यतः होटल में प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, जिस भी होटल में कोई भी अतिथि जाता है, आप ही हैं, हम ही हैं, कहीं अतिथि बन के अगर गए हैं किसी भी होटल में, अगर वहाँ की सेवाएँ अच्छी हैं, क्लीनिनेस है, साफ़ सफाई है तो वहाँ की जो भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी उन्हीं के आधार पर हम सुनिश्चित करते हैं कि भाई हमें इस होटल में दोबारा आना है कि नहीं आना है। तो ये वही बोल रहे हैं कि अतिथियों का होटल में ठहरने और भविष्य में बार बार उसी होटल में आने का निश्चय करना मुख्यतः होटल में प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। होटलों के लिए कमरों की साज सज्जा, कमरे में प्रदान की गई सुविधाएं, सुरक्षा, स्वच्छता एवं सफाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान में ठेके के आधार पर निगमित कार्यालयों सहित अनेक संस्थाएं गृह व्यवस्था सेवाएं ले रही हैं, जिसमें अनेक व्यक्तियों के लिए अपने अपने उद्यम प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त होता है। जब गृह व्यवस्था परामर्श व्यापारिक स्तर पर की जाती है तो इसके समक्ष अनेक चुनौतियां एवं क्रियाकलाप उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अनेक कमरों और सार्वजनिक क्षेत्रों का रखरखाव अति व्यापक एवं जटिल कार्य है। अतः ग्राहक को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि विभिन्न अनुभागों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों वाले विभागों को योजनाबद्ध तरीके से संगठित किया जा सके हैं। तो ये हमने देखा गृह व्यवस्था विभाग। अब गृह व्यवस्था विभाग के कार्य क्या हैं देख लेते हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य स्वच्छता एवं साफ सफाई बनाए रखना है। इसी आधार पर इसके कार्य निम्न है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना।
दूसरा, संस्थाओं में धुले हुए कपड़ों का रखरखाव तथा आपूर्ति करना एवं विभिन्न प्रकार की लिनन एवं ड्रेसों को बदलना। थर्ड पॉइंट है होटल के अंदर फूलों की सजावट की व्यवस्था करना तथा होटल के बाहर प्राकृतिक परिदृश्य या उद्यान का रखरखाव करना। फोर्थ पॉइंट है नियंत्रक डेस्क के माध्यम से प्रमुख कार्यालय, रेस्तरां, इंजीनियरिंग, लेखा इत्यादि से विभिन्न विभागों में समन्वय एवं संचार स्थापित करना। और फिफ्थ पॉइंट कहता है कीट नियंत्रण का कार्य भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गृह व्यवस्था विभाग के द्वारा ही। तो ये हमने देख लिया गृह व्यवस्था विभाग के कार्य। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण है। तो ये जो है गृह व्यवस्था विभाग का वर्गीकरण हम करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आई होप जितना भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। या फिर भी कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड किसी सेंटेंस में, आप पूछ सकते हैं, आपके हर एक की रिसॉल्व कराई जाएगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर से क्लासेस समझ में आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके हर एक राय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।